This is the Mark Education channel. Please do like and comment on our videos. And do subscribe our channel. If you have any query or doubt or having any question regarding any topic, please leave a comment on comment box. We will try to get back to you with more explanation. Thank you. Hello everyone, welcome to our YouTube channel, the Mark Education, and today we are going to discuss about the equality of matrices. Equality of matrices. जैसे कि आपने अगर हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, फर्स्ट पार्ट मैट्रिसेस का, तो हमने फर्स्ट वीडियो में अपना मैट्रिक्स को डिफाइन किया था। मैट्रिक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं और हम मैट्रिक्स का यूज कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, तो हमने वहां पर वो वीडियो छोड़ दिया था। अब हम इसके आगे की एक प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे जो कि हमारी है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमें समझना है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस होती क्या है और इक्वलिटी किस कंडीशन में होती है, यानी कि कभी कोई दो मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ इक्वल कब होती हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन कैसे होती है ये हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, टू मैट्रिसेस, लेट सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे से, और लेट सपोज कि उसका ऑर्डर m बाय n है। हमने ऑर्डर की भी बात करी थी पिछले मैट्रिक्स में, और ऑर्डर क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, ये भी हमने बताया था। तो अभी हमारे को ऑर्डर में तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आई सपोज। तो ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे से, जहां पर आई जो है आईएथ रो और जे जो है जेथ कॉलम है, और ऐसा करके हमारे पास m बाय n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। और हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स भी है बी, जिसके एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी आई जे से, और जिसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसका ऑर्डर हम लिख रहे हैं आर बाय एस, यानी ये किसी दूसरे ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिस बी आई जे में जो है हमारा आईएथ रो और जेथ कॉलम है। अब हम इन्हें बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ m इज इक्वल्स टू आर, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर का m सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, यानी r के बराबर होना चाहिए, राइट। और सेकेंड n इज इक्वल्स टू s, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम हमारे सेकेंड मैट्रिक्स के रो कॉलम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रूली सेटिस्फाइड होती हैं तो इस केस में हम अपने मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। पर यही दो कंडीशन अकेली सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, साथ में हमारे पास क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि हमारा जो एलिमेंट है, यानी अगर हम इसे फर्स्ट बोलें, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन है, तो हमारे पास एक थर्ड कंडीशन भी निकल के आती है। क्या कि अगर हमारा ए आई जे एलिमेंट ए आई जे बी आई जे के इक्वल आता है, किस कंडीशन पे, जब i इज इक्वल्स टू 1 2 3 कुछ भी हो और j इज इक्वल्स टू 1 2 3 कहीं तक भी हो, यानी ये mth रो और nth कॉलम तक अगर हमारे जाते हों, और m क्या है आपका r के इक्वल है और n जो है s के इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन को प्रॉपरली सेटिस्फाई किया जाता है तो हम ऐसी कंडीशन में अपने मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर। अब इक्वल मैट्रिक्स का जरा हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है। जैसे जैसे कि हमारे को नाम से ही सीधा सीधा सिंपल पता लग पा रहा है कि ये इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, दोनों एक बात
कि इसका पहले वाले का रो दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, पहले का रो दूसरे के रो के इक्वल होने चाहिए, पहले का कॉलम दूसरे के कॉलम के इक्वल होना चाहिए, और साथ साथ हमारे दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में हमारी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता होगा? लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट हम बताएं कि अगर ये 3 है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे हम अगर x बोल दें, ये y बोल दें, ये 5 बोल दें, लेट सपोज कि ये 1 है, ये -1 है, ये 4 है। और इसी तरीके से हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स भी अगर हमारे को बोल दी जाती है, एंड b इज एनी अदर मैट्रिक्स, जिसमें हम बोलें कि ये इसके एलिमेंट 3, 2, 1 है, और x आपका -1, y आपका लेट सपोज कि 5 है, ये भी 5 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 4 है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो पहले तो सबसे पहले हमारे को ऑर्डर देखना है। दिस इज 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, दिस इज 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी पहले वाले का रो दूसरे वाले के रो के इक्वल, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के कॉलम के इक्वल, इतना तो सेटिस्फाई होता है। पर अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम इसे इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, ठीक है? तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, उसे हम आगे डिफाइन करेंगे अगर ऐसी कंडीशन आती है तो अगर ऐसा है, तो अगर इन दोनों की एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं तो हम इसे इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दिस फॉर्म्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। और ऐसी कंडीशन के लिए आपका हर एलिमेंट, यानी ए का हर एलिमेंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। जैसे आप अगर यहाँ पर मैं पहली मैट्रिक्स में देखें कि ए मैट्रिक्स जो है उसका पहला एलिमेंट 3 है तो इसका भी 3 है, उसका दूसरा एलिमेंट रो में 2 है तो इसका भी 2 है, इसका फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1 है तो इसका भी 1 है। बट ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। ये 1 है तो ये भी 1 है, ये -1 है तो ये भी -1 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। बट चेंज क्या है यहाँ पर? चेंज ये है कि यहाँ पर x और यहाँ पर -1 है, यहाँ पे y और यहाँ पे 5 है। अगर किसी तरीके से हम ये बता पाए कि मैट्रिक्स ए के x एलिमेंट की वैल्यू -1 और y एलिमेंट की वैल्यू 5 है, अगर ये सेटिस्फाई कर गई, यानी कि इसकी वैल्यूज अगर ये हैं, तो हम बोलेंगे कि a इक्वल्स टू b है। क्लियर है? या फिर हम यूं बोलेंगे कि a इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ b और a इक्वल्स टू b, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है। अगर ये वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन किसी वजह से सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसके इक्वल नहीं हुए, तो ये मैट्रिक्स कुछ और मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी? ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स, यानी वो इक्वलिटी मैट्रिक्स नहीं रहकर क्या बन जाएगी? कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब है कि ये कंपेरेबल इसके कंपेरेबल है, यानी जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स पहली वाली होगी, उतने क्रॉस उतने की दूसरी वाली मैट्रिक्स अगर होती है, फॉर्म होती है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो कंपेरेबल मैट्रिक्स है। ठीक है? इफ थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइज by the given matrices, then the matrices are said to be equality of matrices. Otherwise, they are comparable मैट्रिक्स। क्लियर? तो आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने एक ही डेफिनेशन में दोनों पार्ट कवर कर दिए, व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड व्हाट इज कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स which have same number of rows and same number of columns on both the matrices. If the third condition is also satisfied, then we can say that this comparable matrix is equality of matrices. Clear? तो ये हमारी equality of matrices और comparable matrix की definition हुई। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम समझ लेते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है एडिशन, यानी कि एडिशन कैसे होता है मैट्रिसेस का और किस कंडीशन में होता है, ये भी हमारे को समझना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। वो भी हमारा जो है एडिशन अगर हमारे को समझ में आ गया तो हम सब्ट्रैक्शन भी समझ पाएंगे इजी। तो नेक्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कंडीशन क्या है? क्या होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस?
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन कहती है कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं और उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, लेट सपोज कि कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास और उस ए मैट्रिक्स का एलिमेंट ए आई जे, उसके ऑर्डर m बाय n, और कोई बी मैट्रिक्स है जिसका बी आई जे एलिमेंट और ऑर्डर m बाय n है। अगर ऑर्डर सेम है तो हम a प्लस बी को फाइंड कर सकते हैं, यानी ए आई जे प्लस बी आई जे हम फाइंड कर सकते हैं जिसका ऑर्डर m बाय n ही आएगा। ठीक है, अगर a प्लस ऑर्डर अगर सेम नहीं है, मतलब ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो दिस इंप्लाइज इस कंडीशन में a प्लस बी कैन नॉट फाइंड क्लियर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में अगर हम लेट सपोज कि a कोई मैट्रिक्स ले लें और उसका ऑर्डर 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स 2 0 4 5, और कोई b मैट्रिक्स ले लें और b मैट्रिक्स में लिख लें 0 1 3 -2, और हमें बोला जाए फाइंड a प्लस बी, क्या हम a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं? इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, 2 बाय 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मैंने 2 बाय 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, इसके लिए जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ली जाए, इसके लिए कोई सी भी मैट्रिक्स हो पर ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिक्सेस का। तो हम फाइंड कैसे करेंगे इनको? 2 0 4 5 प्लस 0 1 3 -2, तो इन दोनों का एडिशन कैसा होगा? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 0 प्लस 1 4 प्लस 3 5 -2। जब हम a प्लस बी फाइंड करने के में आएंगे तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 7 एंड 3, एंड दिस इज the form of a plus b, and this is how we can solve the matrix a plus b. क्लियर? तो इस तरीके से हम a plus b फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करी जाती है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कहती है कि हम a और b अगर कोई मैट्रिक्स है और उनका ऑर्डर m बाय n है, और b कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m बाय n है, तो a माइनस बी फाइंड किया जा सकता है और उसका ऑर्डर भी कितना आएगा? m बाय n। बट इफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो a माइनस बी कैन नॉट फाइंड। ठीक है, तो सेम कंडीशन है जैसे कि हमारी सब एडिशन में आती है आपकी कंडीशन, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी यहाँ पर यही कंडीशन है कि ऑर्डर आपके सेम होने चाहिए। लेट सपोज कि यही आपके पास कोई मैट्रिक्स थी और इसमें ही आपको सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, तो सब्ट्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये माइनस लगा दिया हमने, ये माइनस लगा दिया, यहीं पर हम अगर इसमें चेंज कर दें तो ये प्लस की जगह पर माइनस, प्लस की जगह पर माइनस, प्लस की जगह पर माइनस, और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, तो 5 + 2। तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इस कंडीशन में आपकी मैट्रिक्स a प्लस बी के मुकाबले में चेंज हो जाएगी। तो a माइनस बी यानी 2 - 0 is 2, 0 - 1 is 1 -1, 4 - 3 is 1, 5 + 2 is 3। तो ऑर्डर आप देखेंगे ऑर्डर 2 बाय 2 ही है। मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका एक अलजेब्रिक मेथड ही होता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स दोनों इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसा, अभी इसे भी समझ लेते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैट्रिक्स में काफी बार आती रहती है, मतलब पूछने जाने वाला कोई सवाल नहीं है इसमें, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ होने वाले कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझनी पड़ेगी। है तो कुछ नहीं, बड़े इजी टर्म है, पर फिलहाल तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई सपोज कि हमने ये पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा होगा। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पर भी। ठीक है, कहीं पर भी आप अगर आई देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि कोई भी नल मैट्रिक्स, दी नल मैट्रिक्स इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स
एडिशन। लेट सपोज a प्लस o, यानी o मैंने आपको बताया था कि o रिप्रेजेंट करता है 0 को, यानी 0 प्लस a इज इक्वल्स टू a। तो हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, या किसी भी नल मैट्रिक्स को हम अगर अपने मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ या नल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ, तो हमेशा हमारे को अपनी मैट्रिक्स ही वापस मिलती है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि नल मैट्रिक्स इस तरीके से काम कर रही है। क्लियर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक। अब बात आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स किस तरीके से मल्टीप्लाई की जाती है वो समझ लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा ज़रा अच्छे तरीके से समझना है हमारे को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आगे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा भी जाएगा। इसमें काफ़ी बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। तो हम सबसे पहली बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है और करा कैसे जाता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है कि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्सेस होंगी, उन दो मैट्रिक्सेस के बेसिस पर हमारी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है। नाउ कम टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेट सपोज कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A, और ये A B C D कोई मैट्रिक्स है। इसी तरीके से कोई दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास U V W X, राइट। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको करना क्या है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको डायरेक्ट प्रॉपर डेफिनेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को चेक कैसे किया जाएगा कि आपकी कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। वो चेक करने का तरीका ये है कि आपको पहले किसी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, लेट सपोज कि आपको बोला जाए कि a डॉट बी, यानी a डॉट बी आपको फाइंड करना है। तो a डॉट बी फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि a के रो और कॉलम क्या है, फिर बी के रो और कॉलम क्या है। ठीक है, क्लियर। हमेशा R1 R2 बोलते हैं, R1 C1 R2 C2। ठीक। अच्छा जी, अब अगर हमारे को मल्टीप्लाई करानी है a डॉट बी, अगर हमारे को फाइंड करना है तो याद रखिए, अगर a डॉट बी फाइंड करना है तो a डॉट बी की कंडीशन है कि C1 जो है यानी मैट्रिक्स A का C1 जो है वो मैट्रिक्स B के R2 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो हम A डॉट बी फाइंड कर सकते हैं, राइट। और A डॉट बी का प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट करेंगे उसकी मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी होगी, वो ऑर्डर होगी R1 मल्टीप्लाई बाय C2 के बराबर, यानी R1 मल्टीप्लाई बाय C2 के बराबर, यानी R1 बाय C2 के बराबर। क्लियर। दोबारा बात कर लेते हैं। लेट सपोज कि अगर हमारे को अब B डॉट ए फाइंड करना है, तो B डॉट ए फाइंड करने का तरीका है कि B के कॉलम, यानी कि ये जो B का कॉलम है C2, ये इक्वल होना चाहिए A के, किसके, A के रो के इक्वल, यानी रो कितना, R1 के इक्वल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम B डॉट ए फाइंड कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में B डॉट ए की कंडीशन में आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा R2 मल्टीप्लाई बाय C1, यानी R2 मल्टीप्लाई बाय C1। क्लियर। अभी मुझे पता है कि आपको डेफिनेशन थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुई होगी, जो क्लियर नहीं हुई है तो हम उसे अपने एग्जाम्पल में उसे भी क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल आप बात इतनी समझिए कि अगर A डॉट बी अगर हमारे को फाइंड करना है तो A डॉट बी के लिए A पहली मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम देखना है और दूसरी मैट्रिक्स का रो देखना है। और अगर B डॉट ए होता, यही बात होती, तो पहली मैट्रिक्स का B का कॉलम देखते और A का रो देखते। तो ऑर्डर कितना बनता है, ऑर्डर बनता है उनका वो जो हमने लिया नहीं, यानी R1 बाय C2, R1 बाय C2। तो आपका ये क्या बन गया, ऑर्डर। और इसी केस में यहां पर क्या बना, R2 बाय C1। क्लियर। तो देखो अब जरा इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम क्रॉस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं हम।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पर आपको ध्यान क्या क्या देना है, ध्यान देना है खाली आपको रोज और कॉलम का। जैसे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, सेकंड वाली ऑर्डर का मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्लियर? तो इसका मतलब ऑर्डर कितना आएगा जो प्रोडक्ट के बाद है 2/2। अच्छा, इसमें कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि आपकी ए डॉट बी अगर पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी डॉट ए भी हो। इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। इट मे हैपन मीन्स ये हो सकता है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए के हो या बी डॉट ए भी पॉसिबल हो, बट जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी इक्वल टू होता हो बी डॉट ए के, या ए डॉट बी पॉसिबल है तो बी डॉट ए भी पॉसिबल हो। हो सकता है कि ए डॉट बी पॉसिबल ना हो पर बी डॉट ए पॉसिबल हो, और ये भी हो सकता है कि ए डॉट बी पॉसिबल हो पर बी डॉट ए पॉसिबल ना हो। ये भी हो सकता है कि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल ना है, और ये भी हो सकता है कि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल आए। तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका हम यहां पर समझ लेते हैं कि अगर हमारे को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझनी है तो हमारे को ये भी समझना पड़ेगा कि रो और कॉलम्स क्या होते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई कराया कैसे जाता है। मैं आपको एक डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स को के साथ एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल के बेसिस पर हम क्रॉस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेट सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, राइट? और कोई बी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2/2। क्लियर? और कोई दूसरी मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 0 4 1, इसका ऑर्डर है 2/3। क्लियर? अब हमारी कंडीशन क्या है, और लेट सपोज कि हमें बोला हुआ है फाइंड ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, दोनों फाइंड करना है। सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड करने से पहले हमारे को यह देखना पड़ेगा कि ए का रो कितने हैं। ए के रो हैं, यानी क्योंकि ए डॉट बी फाइंड करना है तो पहले ए का रो देखना, सॉरी ए का कॉलम देखना पड़ेगा। तो ए के कॉलम कितने हैं? 2। बी की रो कितनी है? 2। जब दोनों इक्वल हैं, यानी कॉलम C1 इक्वल्स टू R2 है, तो दिस इंप्लाइज ए डॉट बी इज पॉसिबल। ठीक है? और इसी तरीके से जरा हम बी डॉट ए की भी बात कर लेते हैं। क्या बी डॉट ए पॉसिबल है? बी डॉट ए पॉसिबल होने के कंडीशन क्या है कि बी के कॉलम क्या है? 3, यानी C2 इज इक्वल्स टू 3 है, और R1 इज इक्वल्स टू, यानी कि रो, फर्स्ट का रो कितना है? 2, क्योंकि C2 डज नॉट इक्वल्स टू R1, हेंस बी डॉट ए नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं ए डॉट बी डज नॉट इक्वल्स टू बी डॉट ए, बी डॉट ए के इक्वल नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। क्लियर? अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं होती कैसे है। ये तो हमने कर दी पॉसिबिलिटी की बात की प्रोडक्ट हो पाएगा या नहीं। चलो ए डॉट बी फाइंड करते हैं। ए डॉट बी, ए है 1 2 3 4 और बी है आपका 1 2 3 0 4 1। ठीक है? तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू कितना हुआ? कैसे फाइंड करेंगे? हमें करना क्या है, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कराने हैं, तीनों के तीनों कॉलम से। ठीक है? कैसे करेंगे? पहले एलिमेंट को ध्यान से देखिएगा कि इसे करना कैसे है। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराना है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन आएगा प्लस का, फिर उसी सेकंड एलिमेंट, यानी रो वाले में टर्म में ही सेकंड एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0। याद रखिएगा, इन हर एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बीच में प्लस का साइन आएगा। अब ऐसे ही दूसरी टर्म 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर? अब नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
4 मल्टीप्लाई बाय 0। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर। अब a डॉट बी आप इसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे? 1 प्लस 0, 2 प्लस 8, 3 प्लस 2, 3 प्लस 0, 6 प्लस 16, 9 प्लस 4। और ये कितना आ गया? a डॉट बी इज इक्वल्स टू 1, 10, 5, 3, 22 और ये आ गया 13। और ऑर्डर कितना हो गया इसका? 2/3। अब ऑर्डर अगर आप यहां से देखते तो आपको पता लग जाता, क्योंकि ये 2/2 तो सेम था, तो 2/3 आपकी ऑर्डर आना चाहिए था, 2/3 ऑर्डर आ गया। ये आपका आंसर। एंड दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस और वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। चलिए, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमारे को ज़्यादा अच्छा क्लियर कर देगा कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे किया जाता है, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमारे को आनी चाहिए। हर क्वेश्चन में अब आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आएंगे ही आएंगे। तो जरा हम इसे प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। लेट सपोज कि आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसमें बोला हुआ है लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 और जिसके एलिमेंट्स आपको दिए हुए हों 2, -1, 3, 4। क्लियर। और कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हो 5, 2 और कोई सम लेट सपोज 7 और ये 4। और कोई तीसरी मैट्रिक्स हो सी जिसमें आपके पास एलिमेंट हो 2, 5, 3 एंड 8। और आपको बोला जाए फाइंड अ मैट्रिक्स D such that CD minus AB is equals to 0। इस तरह की कंडीशन से आपको डी मैट्रिक्स को फाइंड करना है। अब अगर तो आप इस कंडीशन के बेसिस पर अपने मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है CD और AB। CD और AB कैसे फाइंड करेंगे आप? CD और AB फाइंड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले CD की मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर AB का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। जो भी दोनों का डिफरेंस आएगा वो आपका मैट्रिक्स होगा। अब हमें अगर पता करना है कि डी मैट्रिक्स जो है वो है क्या, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि डी मैट्रिक्स अपनी, लेट सपोज डी कोई सॉल्यूशन, लेट सपोज डी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए बी एक्स और वाई, राइट। अब हमारे को ए बी एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ऐसी वैल्यू को फाइंड करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें बोला हुआ है कि आपके पास सी डी जो है वो ए बी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 है, यानी सी डी इज इक्वल्स टू ए बी है, राइट। तो जरा सी डी फाइंड करते हैं। दिस इंप्लाइज है सी डी कितना है, सी कितना है हमारे पास, गिवन है हमारे पास 2, 5, 3 एंड 8। और डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास है ए बी एक्स और वाई। अब हमारे को ए पता करना है। ए आपके पास है 2, -1, 3 और 4। और बी पता करना है आपको 5, 2, 7 और 4। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर, जैसे हमें पता था कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास कितने टर्म्स आएंगे, ये आएगा 2a प्लस 5x आएगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर ऐसी 2 मल्टीप्लाई बाय बी यानी 2b प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय वाई 5y, फिर 3a प्लस 8x और ऐसे ही 3b प्लस 8y इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 5 2 10 एंड -7, 10 -7 ऐसे ये कितना आएगा 4 -4, ये कितना आएगा 15 -28 सॉरी प्लस 28, ये कितना आएगा 6 + 16 आएगा ना। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमारे को इन्हें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास 2a + 5x ऐसे ही रह जाएगा, ये 2b + 5y ये भी ऐसे ही रह जाएगा, ये 3a + 8x ये भी ऐसे ही रह जाएगा और 3b + 8y ये भी ऐसे ही रह जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 - 7 3,
4 माइनस 4 0, 15 प्लस 28 हो गया आपके पास 43, और 16 प्लस 6 हो गया 22। अब हमारे को दिखाई दे रहा है कि ये मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स के इक्वल है। अभी अभी हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी थी, और इस इक्वल मैट्रिक्स में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो इक्वल एक ही शर्त पे हो सकती हैं, अगर एक पहली वाली मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी पहली वाली मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल हो। तो हमारे पास इक्वल है, हम समझ लेते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो दिस इंप्लाइज 2a प्लस 5x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए? 3। ऐसे ही 2b प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही 3a प्लस 8x इज इक्वल्स टू 43, और 3b प्लस 8y इज इक्वल्स टू 22। ऐसा होना चाहिए। अगर हम इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस above equations simultaneously, तो we get, हमारे को यहां से a b x और y की वैल्यू मिलनी भी चाहिए। अगर हमारे को यहां से वैल्यूज मिल जाती हैं तो हम इस वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे, और जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारी d की वैल्यू होंगी, और हम इस तरीके से बता सकते हैं कि डिटरमिनेंट कितना है। अब चलिए कि हम इसे सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? हम लेट सपोज कि हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2a प्लस 5x और 3a प्लस 8x इज इक्वल्स टू 43 को, और बाद में इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इनसे मिलेगा हमारे को a और x, इनसे मिलेगा b और y। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इसे 3 से और इसे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 और ये आ जाएगा आपके पास 16, और इसके बेसिस के हिसाब से आपके पास a इज इक्वल्स टू 43 एंड 3 3 9 एंड ये हो गया आपके पास 86, तो ये हो गया इतना, तो माइनस प्लस करके a इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू माइनस 191 आपके पास आ गया है। ठीक है, अगर a इज इक्वल्स टू 191 आ रहा है, तो a की वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करेंगे 191, तो ट्वाइस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ गया आपके पास 382, और ये 382, और ये हो गया प्लस 5x प्लस 3, तो इसके बेसिस के हिसाब से x इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 77। अब ऐसे ही यहाँ दूसरे वाले पे भी सॉल्व करो, इसे 3 से इसे 2 से मल्टीप्लाई कराओ, सब्ट्रैक्ट कराओ, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 15 और ये आ गया आपके पास 16, तो सेम टू सेम आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई, और ये आ गया आपके पास 3 और ये आ गया आपके पास तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई आपके पास -110, तो यहाँ से बचती है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कितनी आएगी? जब b की वैल्यू -110 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 220, माइनस इधर चले जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, 220 डिवाइडेड बाय ये आ गया आपके पास 5, तो 5 4 20, 5 4 20, तो 44। क्लियर है? तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब इन ए बी सी की वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो डी डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा। तो डी को जरा हम देख लेते हैं, डी क्या है। तो डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास एक्स की वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई आपके पास -191, बी की वैल्यू आई आपके पास -110, एक्स की वैल्यू आई आपके पास 77, और वाई की वैल्यू आई आपके पास 44। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आर डी, डिटरमिनेंट डी, और इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। This is the required matrix which we have to find. That's all for today. If you have any query, just please comment on our comment box, और वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। आप अपनी किसी भी चीज़ के किसी भी डाउट को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आपके डाउट के ऊपर हम एक पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में लाने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर को हम बेसिकली एक अभी जो है पढ़ रहे हैं। अब इसके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के और अच्छे तरीके से जो IIT JEE में क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे ISC हो, UPSC UP बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन जो आते हैं उनको क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन यानी हॉट्स को भी हम इसमें लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर द डे।